हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज इन हिंदी। आज हम लोग द चंपा और मैनेटर की कहानी कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। पिछला पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो पहले पार्ट में हमने लास्ट में सुना था कि एक औरत को वो आदमखोर टाइगर मार देता है और उस जगह पर कोई भी गांव वाला उनको लेके जाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि आदमखोर के डर से कोई गांव से बाहर ही नहीं निकल रहा था। फिर जब जिम कॉर्बेट ने घुरल का शिकार किया, तब उन लोगों को भी घोरल का मांस मिलता है और फिर उसके बाद वो लोग उस औरत का घर दिखाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और फिर उनके साथ कुछ आदमी जंगल में आने को भी तैयार हो जाते हैं। तो अब हम इसके आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। जिम कॉर्बेट उस जगह पर पहुंचकर ये अंदाजा लगाते हैं कि वो टाइगर सबसे नजर बचाकर उस पेड़ तक अचानक कैसे पहुंचा। वहां पर आने का केवल एक ही रास्ता था। वो टाइगर वहां पर पेड़ से जुड़ी हुई नैरो रवीन से ऊपर की तरफ आया होगा। रवीन से लगभग 100 गज नीचे उतरकर फिर वो चढ़कर ऊपर आया था। तभी ही जिम कॉर्बेट ने उसके पैरों के निशान वहां पर देखे। दो पत्थर गिरने से वहां की मिट्टी नरम हो गई थी, इसलिए वो पगमार्क्स के निशान उनको वहां पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इस पगमार्क्स को देख के उनको ये अंदाजा हो गया कि वो अधेड़ अवस्था की फीमेल टाइगरेसी थी। वो श्योरली उसी रवीन में 10 गज ऊपर एक बड़े पत्थर के पीछे लेटी होगी। शायद पेड़ से उस औरत के नीचे उतरने की ही राह वो वहां पर देख रही थी। उस औरत ने सबसे पहले उस पेड़ के पत्ते काट लिए थे और वो एक 2 इंच के गोलाई वाले शाखा को पकड़कर नीचे उतर ही रही थी। तभी ही उस टाइगरेस ने अपने पिछले टांगों पर खड़े होकर उस औरत का पैर पकड़ लिया और उसे रवीन की ओर खींचकर लेके गई। उस औरत के हाथ से पत्ते और वो शाखा छूट गई थी। उस ब्रांच पर उसकी उखड़ी हुई स्किन चिपकी हुई थी। नैरो रवीन में उसके स्ट्रगल के निशान भी साफ साफ दिख रहे थे। जमीन पर सूखे हुए खून के छाप भी वहां पर दिख रहे थे। वहां से खून की एक रेखा यानी ब्लड ट्रेल थी जो दूसरे किनारे तक गई हुई थी। वहीं से एक झाड़ी के पीछे टाइगर इसने अपने शिकार को खाया था। वहां के लोगों का ये विश्वास है कि आदमखोर सर, हाथ और पैर नहीं खाते हैं, पर यह गलत है। अगर उस जानवर को शिकार के पास डिस्टरबेंस नहीं किया गया, तो वो खून से सने हुए कपड़े को भी खा डालता है। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि वो अपने शिकार का जो भी बॉडी पार्ट्स होता है, यहाँ तक कि खून से भरे हुए कपड़े भी खा डालता है, अगर उसे कोई भी डिस्टरबेंस ना किया जाए तो। ये उनका एक बार का अनुभव है। खैर, इस अनुभव के बारे में जिम कॉर्बेट फिर कभी बताएंगे। प्रेजेंट में जिस औरत को मारा गया था, उस शिकार के कपड़े और कुछ हड्डियों के टुकड़े उनको मिल जाते हैं। वो अपने साथ लाए हुए एक कपड़े में लपेटकर उन चीजों को उनके परिवार को सौंप देते हैं। उस बॉडी के रिमेन्स इतने कम थे, फिर भी अंतिम संस्कार के लिए काफी थी। अब औरत का अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी अस्थियां मां गंगा तक पहुंच जाएगी, ये उनको विश्वास था। चाय पीने के बाद जिम कॉर्बेट ने और एक जगह पर देखा जहां पर एक ट्रेजेडी हुई थी। एक पब्लिक रोड को गांव से अलग कर दिया गया था। सड़क क्रॉस करने के बाद वहां पर एक आदमी के पास कुछ एकड़ की जमीन थी। सड़क के ऊपर की ओर उसने एक झोपड़ी बना ली थी। 2 कमरों की उस झोपड़ी में उस आदमी की पत्नी, 4 साल की बेटी और 6 साल का बेटा और उसकी 2 बहनें रहती थी। एक दिन दोनों बहनें घास काटने के लिए पहाड़ी पर गई हुई थी। तभी अचानक टाइगरेस उनके सामने आ जाती है और बड़ी बहन को उठाकर वो लेकर जाती है। कुछ 100 गज की दूरी तक वो छोटी बहन अपने हाथ में दराती लेकर उस टाइगरेस के पीछे पीछे भागती है और कहती है, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो और मुझे लेकर जाओ। ऐसे वो चीख कर उस टाइगरेस के पीछे भाग रही थी। इस तरह बहादुरी से उसने उस टाइगरेस का पीछा किया था, जो गांव वालों ने भी देखा था। टाइगरेस ने उस मरी हुई औरत को कुछ दूर जाकर जमीन पर रख दिया और फिर पीछा करने वाली उस औरत के पीछे मुड़ती है और फिर एक भयानक दहाड़ के साथ वो उस बहादुर औरत पर झपटती है।
वो औरत एकदम मुड़ती है और पहाड़ी से नीचे भागते हुए सामने के गांव के अंदर चली जाती है। वो लड़की उन गांव वालों को शायद उस टाइगर के बारे में बताना चाहती थी, जो वो लोग पहले से ही जानते थे। उस औरत की आवाज काफी अनक्लियर थी, वो बोल भी नहीं पा रही थी और इसका कारण गांव वाले अच्छी तरह से जान गए थे। वो काफी डरी हुई थी और काफी एक्साइटमेंट उसकी उन लोगों को समझ में भी आ रही थी। गांव वाले उस टाइगर को भगाने के लिए तैयार होकर गए थे, पर वो लोग सब लोग फेल होकर वापस लौट कर आए। जब वो लोग लौट कर आए तब उनको ये पता चला कि वो बहादुर लड़की ने अपनी आवाज ही खो दी थी। जिम कॉर्बेट जब उस झोपड़ी की ओर जा रहे थे तभी उनको ये स्टोरी बताई गई थी। वहां तक जब वो पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वो लड़की वहां पर कपड़े धो रही थी, जो पिछले 12 महीने से गूंगी थी। वो लड़की काफी नॉर्मल लग रही थी, बस उसकी आंखों में एक प्रकार की थकान सी थी, थोड़ा टायर्ड लग रही थी। जब उन्होंने उस लड़की को ये बताया कि वो उस टाइगर इसको मारने आए हैं जिसने उसकी बहन को मार डाला था, तब उस लड़की ने दोनों हाथ जोड़कर उनके पैर को छू लिया। तभी जिम कॉर्बेट को ऐसा लगा कि वो एक ढोंगी है। क्या वो सच में उस आदमखोर को मारने का जो संकल्प लेकर आए थे वो पूरा कर पाएंगे? पर उस जानवर के बारे में लोग ऐसा कहते थे कि वो एक इलाके में हमला करने के बाद दूसरा शिकार उसी जगह पर नहीं करती थी। उस आदमखोर की एक्टिविटी कई सौ वर्ग मील के एरिया में फैली हुई थी। अब जिम कॉर्बेट जो एम लेकर वहां पर पहुंचे थे, अब उनको वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था। वो उनको उतना मुश्किल लग रहा था जितना कि भूसे के ढेर से सुई को खोजना। उन्होंने बहुत दिन पहले ही नैनीताल में कुछ प्लान बनाकर रखे हुए थे। पहला प्लान जो ऑलरेडी वो अप्लाई कर चुके थे, उस पर वो दोबारा कोशिश करना नहीं चाहते थे। जो दूसरा प्लान था वो यहाँ पर इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था और इसके अलावा उनको यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उनको कोई सजेशन दे सके, क्योंकि कुमाऊं का ये पहला आदमखोर था। अब कुछ तो करना था, इसलिए जिम कॉर्बेट 3 दिन तक सुबह और शाम तक जंगल में घूमते रहे। गांव वालों ने जहां जहां पर टाइगर इसको देखने की पॉसिबिलिटी बताई थी, वहां वहां पर वो गए। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि अभी कुछ समय के लिए वो अपनी स्टोरी यहाँ पर स्टॉप करना चाहते हैं, क्योंकि गांव वालों में एक अफवाह ऐसी फैली हुई थी कि जिम कॉर्बेट कई बार पहाड़ी औरतों की तरह वेशभूषा बनाकर जंगल में जाते हैं और फिर आदमखोर उनको अट्रैक्ट होकर उनके पास आता है और जिम कॉर्बेट उसे डराती या फिर कुल्हाड़ी से मार देते हैं। जिम कॉर्बेट ने एक बार गांव की किसी औरत से साड़ी मांगकर लपेटी और बैठकर घास काटने लगे थे या फिर किसी पेड़ पर चढ़कर पत्ते काटे, पर ये छल कभी भी सफल नहीं हुआ। हाँ, 2 बार एक टाइगर पेड़ के पास छुपकर बैठा रहा और किसी पेड़ के पीछे लेटा भी रहा, पर कभी भी उसने उनको शूट करने का मौका नहीं दिया। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि इस प्रकार की अफवाह का वो खंडन करते हैं। जिम कॉर्बेट वापस अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि अब वो ये जान गए थे कि वो टाइगरिस वो एरिया छोड़कर निकल चुकी है। पाली के गांव वालों को निराश करके वो अपना एक डिसीजन लेते हैं, जो चंपावत से 15 मील दूर पाली के ईस्ट में जाने का वो डिसीजन लेते हैं। पाली के जो गांव वाले थे उनको निराश करके वो अपना एक डिसीजन लेते हैं, जो ये था कि वो चंपावत से 15 मील दूर पाली की ईस्ट की साइड चले जाएंगे। अब जिम कॉर्बेट सुबह उठकर वहां से चल देते हैं और धुना घाट में जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर शाम तक में वो चंपावत पहुंच जाते हैं। उस एरिया की सड़कें इतनी अनसेफ मानी जाती थी कि वहां के लोग एक गांव से दूसरे गांव बाजारों में जाने के लिए एक बड़ी ग्रुप में जाते थे। इसलिए जब वो धुनाघाट से चलकर चंपावत तक पहुंचे तो उनके पास जो 8 जन की पार्टी थी उसकी संख्या बढ़ के 30 तक हो जाती है। उनमें कुछ 20 लोग थे जो 2 महीने पहले चंपावत आए थे। उन लोगों ने उनको काफी पेनफुल कहानियां सुनाई थी। वो सड़क कुछ मील चंपावत के साथ पहाड़ी के दक्षिण की ओर वैली के साथ साथ कुछ 50 गज तक चल रही थी।
वो लोगों में मतलब उस ग्रुप में कुछ 20 लोग थे जो चंपावत के बाजार की ओर जा रहे थे। सड़क पर जब वो लोग जा रहे थे तभी दोपहर के बाद एक इंसान की उन लोगों को कराहने की आवाजें सुनाई देती है और वो सब लोग उस आवाज को सुनकर चौंक जाते हैं। ये आवाज नीचे वैली की ओर से आ रही थी। वो लोग सब इकट्ठा होकर चलने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो आवाज नजदीक आ रही थी। फिर उन लोगों ने सड़क के किनारे से नीचे घाटी की ओर झांक कर देखा तो वहां पर उनको एक टाइगर दिखाई दिया। उस टाइगर ने एक वस्त्रहीन औरत को उठाकर रखा हुआ था। वो सब लोग जो 20 का ग्रुप था वो सब आदमी लोग डर गए थे। औरत के बाल टाइगर की एक ओर जमीन पर लटक रहे थे और उसके पैर दूसरी ओर लटक रहे थे। टाइगर ने उसको कमर से पकड़कर रखा हुआ था, उसको वहां से उठाया हुआ था। वो औरत जोर जोर से मदद के लिए सबको बुला रही थी। वो मदद के लिए कभी भगवान को तो कभी इंसानों को पुकार रही थी। उन लोगों की आंखों के सामने ही कुछ 50 गज तक टाइगर उस बोझे के साथ आगे की ओर निकल गया। जब उस औरत की चीखें दूर से सुनाई देनी बंद हो गई, तब वो सब लोग डर के मारे आगे बढ़ने लगे। जिम कॉर्बेट ने उनसे पूछा कि तुम लोग 20 लोग थे, तुम लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? तब उसमें से एक ने कहा, नहीं साहब, हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि हम सब काफी डर गए थे और डरा हुआ आदमी क्या कर भी सकता है। अगर हम उसे बचाने की कोशिश भी करते तो शायद टाइगर को और गुस्सा आ जाता और वो उनके लिए और मुसीबत बन जाता। फिर उन लोगों ने कहा कि वैसे भी वो खून से लथपथ औरत अपने घाव से वैसे भी मर जाती। फिर जिम कॉर्बेट को बाद में ये पता चला कि वो औरत चंपावत के पास में एक गांव है, वहां पर ही रहती थी, जो जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी ही टाइगर उसे उठाकर लेकर गया। उसके साथियों ने काफी शोर मचाया और फिर सब गांव की ओर भागकर सबको बताने चले गए। तब तक वो 20 आदमी भी वहां पर पहुंच गए थे। वो सब साथ मिलकर उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं उस औरत को बचाने के लिए। अब आगे की कहानी जिम कॉर्बेट कहते हैं कि वही लोग कहे तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब आगे की कहानी वो 20 आदमी आपको बताएंगे। फिर उन आदमियों ने कहा कि जब उस औरत को बचाने के लिए वो लोग निकल पड़े तो वो लोग का कुछ 50 या 60 जन का ग्रुप हो गया था। उनमें से बहुत से लोगों के पास बंदूकें थी। जहां से उस औरत को उठाया गया था उस जगह से एक फरलोंग आगे उनको उसके कपड़े मिल जाते हैं। वहीं से आदमियों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया था। बंदूकों से गोली भी दागने लगे थे। इसी तरह से 1 मील से ज्यादा चल के वो लोग वैली के किनारे तक पहुंच जाते हैं और वहीं पर ही उन लोगों को वो औरत यानी जो लड़की से थोड़ा ज्यादा उम्र की थी वो उन लोगों को वहां पड़ी हुई दिख जाती है, जिसकी बॉडी एक बड़ी चट्टान पर मिली। टाइगर ने उसका शरीर पूरा चाट चाट कर साफ कर दिया था और उसके सब कपड़े भी फाड़ दिए थे, पर अभी तक उसे खाया नहीं था। उन लोगों की रेस्क्यू पार्टी में कोई भी लेडीज ना होने के कारण उन सब लोगों ने अपना मुंह फेर लिया था, यानी सब उल्टा खड़े हो गए थे। फिर किसी किसी के दिए हुए गमछों से उसे लपेट दिया गया। वो लड़की अपने पीठ के बल वहां पर लेटी पड़ी हुई ऐसी लग रही थी, जैसे कि कोई वहां पर सो रहा हो, और जैसे ही उसे छुआ तो वो शर्म से जाग जाएगी। वो लड़की वहां पर मरी हुई ऐसी ही दिख रही थी। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि बंद दरवाजों के पीछे लंबी रातों में जागते हुए ऐसे अनुभव बार बार दोहराए जाते हैं। ये थोड़ी सरप्राइज की बात ही है कि एक आदमखोर के देश में साल दर साल रहने वाले लोगों की कैरेक्टर और जीवन के प्रति जो नजरिया होता है वो बदल जाना चाहिए, और बाहर से आने वाले किसी भी अनजान इंसान को ये महसूस होना चाहिए कि वो सीधे तौर पर एक कठोर रियलिटी में पैर रख चुका है, जहां का नियम ही घोर हिंसा करना है। तेज दांतों वाले टाइगर और लेपर्ड ने इंसानों को अंधेरी गुफाओं में रहने के लिए काफी मजबूर कर दिया था। चंपावत के उन दिनों में जिम कॉर्बेट काफी यंग थे और उनका एक्सपीरियंस भी काफी कम था। फिर भी उस शापित जमीन पर
कुछ समय बिताकर उनको ये विश्वास हो गया था कि आदमखोर के भयावह साए में रहने से ज्यादा बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके बाद के 32 साल के अनुभव ने जिम कॉर्बेट के इस विश्वास को काफी मजबूत कर दिया था। चंपावत के तहसीलदार को उनके बारे में एक इंट्रोडक्शन पत्र दिया गया था, यानी एक लेटर उनको दिया गया था जिम कॉर्बेट के बारे में लिखा हुआ। एक रात को तहसीलदार उनके डाक बंगलों पर आते हैं और उनसे ये डिस्कस करते हैं कि वो कल रात कुछ मील दूरी पर एक बंगलो है, वहां पर रुकने वाले हैं। उस बंगले के आसपास का जो एरिया था, वहां पर बहुत सारे लोगों को उस आदमखोर ने मार डाला था। तो वो उनको उस बंगले पर आने के लिए कहता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जिम कॉर्बेट तहसीलदार के साथ उस बंगले की ओर चल पड़ते हैं। वहां पर पहुंचकर वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि दो आदमियों ने उनको एक न्यूज दी कि वहां से 10 मील की दूरी पर एक गांव है जहां पर टाइगर ने एक गाय को मार डाला है। तहसीलदार किसी जरूरी काम की बात करके वहां से चला जाता है और जाते समय वो रात को वापस लौटकर उनके साथ ही रहने का वादा करता है। उनका गाइड पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलने में काफी एक्सपर्ट था। रास्ता ढलान वाला था। वो लोग बहुत कम समय में उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां से उनका गाइड उनको गौशाला में लेकर जाता है। वहां पर जाकर उन्होंने देखा तो 1 वीक का एक बछड़ा था जिसको एक लेपर्ड ने मार डाला था और जिसको आधा खा भी लिया था। उस समय उस लेपर्ड को शूट करने का ना तो जिम कॉर्बेट को टाइम था और ना ही उनको कोई इच्छा थी। उन्होंने उस गाइड को इनाम दिया और फिर वो बंगले की तरफ वापस चले जाते हैं। तहसीलदार अभी तक वहां पर पहुंचे नहीं थे और अभी दिन का उजाला खत्म होने में और 1 घंटा बाकी था। फिर जिम कॉर्बेट चौकीदार के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उसे लग रहा था कि टाइगर पानी पीने आता है। उस जगह पर एक झरना था जो वहां से स्टार्ट ही हो रहा था। वहीं से ही सिंचाई के लिए पानी भी लिया जाता था। उस झरने के आसपास की मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट थी, जहां पर टाइगर के पैरों के निशान थे, पर वो फ्रेश नहीं थे। फिर उनको ये भी लग रहा था कि वो निशान टाइगर से काफी अलग दिख रहे थे, जिसका एग्जामिनेशन उन्होंने पाली गांव की वैली में किया था, जहां पर वो यंग लड़की को मारा गया था। जिम कॉर्बेट जब वापस बंगले पर आते हैं, तब तक तहसीलदार वहां पर आ चुका था। बरामदे में बैठकर जिम कॉर्बेट उस दिन का अनुभव उनको शेयर कर रहे थे। जिम कॉर्बेट उस दिन पूरी तरह भटकते रहे थे, जिस पर तहसीलदार ने काफी अफसोस जताया और फिर वापस वो उठकर खड़ा हो गया। और फिर तहसीलदार ने कहा कि अब रास्ता काफी लंबा है और उसको इसी समय जाना पड़ेगा। जिम कॉर्बेट को ये बात सुनकर काफी हैरानी हुई, क्योंकि दिन में 2 बार तहसीलदार ने उनके साथ रुकने की बात कही थी। उनको तहसीलदार के ना रुकने से कोई भी ऐतराज नहीं था, पर यहाँ पर काफी बड़ा खतरा था, क्योंकि अब अंधेरा भी हो रहा था और उस एरिया में आदमखोर भी एक्टिव था। इसलिए उनको तहसीलदार की चिंता हो रही थी। तहसीलदार ने उनकी एक भी नहीं सुनी। फिर वो बरामदे से नीचे उतरकर अंधेरी रात में निकल पड़ता है और उसके पीछे पीछे उसका एक नौकर था, जो धुंधली रोशनी वाली लालटेन लेकर उसके साथ साथ चल पड़ता है। जिम कॉर्बेट ने अपनी टोपी उतारकर उस बहादुर आदमी को सैल्यूट किया। उसके जाने तक जिम कॉर्बेट वहीं पर ही खड़े रहे और फिर अंदर आ गए। जिम कॉर्बेट बंगले के बारे में एक कहानी कहना चाहते हैं, पर वो अभी नहीं कहना चाहते, क्योंकि ये जो बुक है वो जंगल की कहानियों की है। जिम कॉर्बेट का कहना है कि जो नेचर के नियम है उससे परे घटी घटनाओं के साथ इन कहानियों को जोड़ना वो कुछ सही नहीं बैठ रहा था। जिम कॉर्बेट को चंपावत में जब उस बंगले में गए थे, तब रात को कुछ अजीब सी घटनाएं उनके साथ हुई थी। पहले तो जिम कॉर्बेट भूत पर विश्वास नहीं रखते थे, पर जो ये घटना हुई थी उसके बाद से जिम कॉर्बेट को उन पर भी थोड़ा यकीन होने लगा था। जिम कॉर्बेट इस घटना के बाद, यानी उस रात में जो घटी हुई घटना थी उनके साथ, उसके बाद काफी डरे हुए थे। जिम कॉर्बेट ने ऐसा पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। इसकी स्टोरी उन्होंने अलग लिखी हुई है। चंपावत के बंगले पर जो उनको अनुभव हुए थे,
उसके बाद से जिम कॉर्बेट कभी भी बंद कमरे में नहीं सोते थे। अगर उनको सोना भी पड़ता तो वो दरवाजे पर कटीली झाड़ियां लगवा देते थे और उस कमरे का दरवाजा खुला रखते थे, या फिर वो अपने टेंट में सोते थे या फिर खुले में सोते थे। ये कहानी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। दूसरे दिन सुबह वो फलों के बागों में और चाय के बागान में चले जाते हैं और फिर वहां पर एक वाटर स्ट्रीम में नहाते हैं। दोपहर को तहसीलदार वहां बंगले पर आ जाते हैं। चंपावत से तहसीलदार सही सलामत वापस लौट कर आते हैं, ये देखकर उनको काफी अच्छा लगता है। फिर वो तहसीलदार से बातें करते हुए नीचे की ओर सड़क पर देख रहे थे। तभी ही दूर खेतों से घिरे हुए गांव की ओर से एक भागता हुआ आदमी उनको दिखाई देता है। वो पहाड़ी पर चढ़कर आ रहा था। कभी तेज चलता हुआ आ रहा था तो कभी पहाड़ी पर भागता हुआ आ रहा था। अब ये तो क्लियर था कि वो कोई इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर ही आ रहा है। जिम कॉर्बेट ने तहसीलदार से कहा कि मैं अभी आता हूँ, और फिर वो तेजी से नीचे की ओर उतरने लगते हैं। जब उस आदमी ने उनको आते हुए देखा तो वो वहीं पर ही अपनी सांस लेने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही जिम कॉर्बेट उसकी आवाज सुनने लायक डिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं, उस आदमी ने उनको ऊंची आवाज में ये कहा कि साहब जल्दी आइए, टाइगर ने एक लड़की को मार डाला है। फिर जिम कॉर्बेट ने उससे कहा कि तुम वहीं पर ही बैठे रहो, और फिर वो मुड़कर भागते हुए बंगले तक पहुंच जाते हैं। वहां पर वो अपने राइफल और कुछ गोलियां लेते हैं और साथ ही में तहसीलदार को भी ये खबर दे देते हैं, और तहसीलदार से ये भी कहते हैं कि वो उनके पीछे पीछे गांव की तरफ आ जाए। जो आदमी उनको बुलाने आया था वो उन लोगों में से था जिसकी जीभ और टांगे एक साथ काम ही नहीं करती थे। यानी जब वो आदमी बोलता था तब वो पत्थर जैसा वहीं पर ही खड़ा हो जाता था, और जब वो भागने लगता था तब उसका बोलना भी बंद हो जाता था। तभी जिम कॉर्बेट को ये कहना पड़ा कि तुम अपना मुंह बंद रखो और आगे का रास्ता बताओ। फिर वो लोग चुपचाप नीचे की ओर भागने लगते हैं। गांव की एक्साइटेड औरतें, पुरुष और बच्चे उनकी वेट कर रहे थे। जैसा हमेशा होता है, सब लोग एक साथ बोलने लगते हैं। उनमें से एक आदमी इस शोर को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। फिर जिम कॉर्बेट उस आदमी को अलग लेकर जाते हैं और उसे ये कहते हैं कि तुम आराम से ये बताओ कि क्या हुआ और कैसे हुआ। गांव से एक फालंग दूर एक शाहबलूत का पेड़ था, जहां पर उसके पत्ते पड़े हुए थे। वहां की ओर इशारा करके उस आदमी ने उनसे ये कहा कि 12 लोग ढलान पर सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी टाइगर अचानक वहां पर आ जाता है और एक 16-17 साल की लड़की को पकड़कर लेकर जाता है, और जो बाकी लोग बचे हुए थे वो सब भागकर गांव की ओर आ जाते हैं, और उनमें से ही एक आदमी को बंगले की ओर भेजा गया था ताकि वो आपको आकर मैसेज दे। उस आदमी की पत्नी भी उसी समय वहीं पर ही थी। उसने पहाड़ी के ऊपर एक पेड़ की ओर इशारा करके ये बताया कि वहां टाइगर उस लड़की को लेकर गया है। वहां पर जो लोगों का ग्रुप था उन्होंने डर के मारे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि टाइगर किस डायरेक्शन में उस लड़की को लेकर गया है। उन्होंने भीड़ को बिना शोर किए उनके आने तक गांव में ही रहने का ऑर्डर दिया। फिर वो उस पेड़ की ओर चले जाते हैं। वहां का मैदान काफी बड़ा था। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा टाइगर 12 लोगों की नजरों से बचकर वहां पर कैसे आता है और कैसे उस लड़की को पकड़ लेता है। उन लोगों को ये बात तब पता चली जब उस लड़की की चोकिंग साउंड उन लोगों को सुनाई दी। लड़की को जहां पर मारा गया था वहां खून का तालाब सा बन गया था, और ठीक उसके दूसरी ओर एक टूटा हुआ चमकीला नीले मनकों का नेकलेस भी पड़ा हुआ था। शायद उस लड़की ने अपने गले में पहना होगा। उस जगह से एक पगडंडी पहाड़ के ऊपर की ओर जा रही थी। टाइगर इसका जाने का रास्ता अब उनको क्लियर दिख रहा था। एक और तो खून के धब्बे दिख रहे थे जिस और लड़की का सर लटक रहा होगा, और दूसरी ओर उसके पैरों के घिसटने के निशान भी दिख रहे थे। आधा मील ऊपर जाकर उनको लड़की की साड़ी मिल जाती है, और फिर पहाड़ी पर थोड़ा और ऊपर जाकर उनको उसका पेटीकोट भी मिल जाता है। अब एक बार फिर उस टाइगरेस ने वस्त्रहीन लड़की को उठा लिया था और वैसे ही वो लेकर जा रही थी, पर इस बार वो लड़की मरी हुई थी। पिछली बार
इस टाइगरेस ने जिस लड़की को उठाया हुआ था वो लड़की जिंदा थी और वो अपनी मदद के लिए सबको बुला भी रही थी। पर इस बार एक अच्छा हो गया कि वो लड़की मरी हुई थी। पहाड़ी की चोटी के पास की पगडंडी काले कांटों की घनी झाड़ियों में से निकल रही थी। कांटों में लड़की के साई जैसे काले बाल की लड़ उलझी हुई थी। उसके पीछे बिच्छू बूटी बिछी हुई थी जिस पर से टाइगर निकली हुई थी। जिम कॉर्बेट उस रास्ते से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी ही उनको किसी की पैरों की आहट सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो राइफल लिए हुए एक आदमी उनको दिखाई दिया। उन्होंने उससे पूछा कि मेरे मना करने पर भी वो वहां उनके पीछे क्यों आया। तब उस आदमी ने उनको ये जवाब दिया कि उसको तहसीलदार ने भेजा है और उनका ऑर्डर वो कैसे टाल सकता था। अब वो अपनी बात पे काफी अटल दिख रहा था और बहस करके कोई भी मतलब नहीं था क्योंकि वो समय काफी कीमती था जिसे वो गंवाना नहीं चाहते थे। इसलिए जिम कॉर्बेट ने उस आदमी को उसके भारी जूते उतार के रखने के लिए कहा क्योंकि नॉर्मली जिम कॉर्बेट रबर सोल के जूते पहनते थे जिससे जंगल में आवाज नहीं होती थी। उस आदमी ने अपने जूते उतारकर झाड़ियों के पीछे छुपा दिए और फिर जिम कॉर्बेट ने उसे एक ऑर्डर दिया कि वो उनके पास पास ही रहे और पीछे की ओर ध्यान रख के चले। उस दिन जिम कॉर्बेट ने पतले स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स और रबर सोल के जूते पहने हुए थे और बिच्छू बुट्टी के आसपास और कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए उनको टाइगर के पैरों के निशान के ऊपर ही अपने पैर रखकर बहुत तकलीफ से आगे चलना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पर ही खत्म करते हैं। अब हम आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।